इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन ख़त्म हुआ था। पिछले सीजन में हमने देखा था कि एक्वा, अरीमा और अकाने को टोक्यो ब्लेड नाम के नाटक मतलब कि थिएटर शो में काम करने का मौका मिल जाता है, जो कि एक मांगा पर बेस्ड है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टोक्यो ब्लेड नाटक के बारे में बताया जाता है। इस नाटक में हमें बताया जाता है कि एक बड़ी लड़ाई के दौरान 21 लेजेंड ब्लेड जापान में चारों तरफ हो जाती है। एक लड़के को उनमें से एक ब्लेड मिलती है। ये कहानी उसी लड़के की होती है। उस लड़के का नाम ब्लेड होता है। इस नाटक में ब्लेड के अलावा कुछ और मेन कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिनके नाम टोकी, प्रिंसेस साया, सुरुगी, इज़ामी, मोनमे होते हैं। इसके बाद हमें कास्ट के बारे में बताया जाता है, जो ये कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे होते हैं। एक्वा टोकी का और अकाने प्रिंसेस साया का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और आरिमा सुरुगी का, नोरुशिमा इज़ामी का, साकुया मोनमे का रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन स्विच होके रूबी पर जाता है। रूबी आई कुन की ग्रेव के सामने खड़ी होकर आई से बात कर रही होती है। फिर हमें पिछले सीजन का शॉर्ट रिव्यू दिखाया जाता है, जब से बी कोमाची ग्रुप ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करा था। उसके बाद से 4 महीने हो चुके होते हैं। अरिमा, रूबी और मेमेको तीनों की यूट्यूब पर फेम बढ़ चुकी होती है, और दूसरी तरफ एक्वा ने ना चाहते हुए भी लगातार एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि एक्टिंग के जरिए वह अपने फादर का पता लगाना चाहता था। लास्ट सीजन में एक्वा ने अकाने को सुसाइड करने से रोक दिया था। उसके बाद से दोनों लोग क्लोज हो जाते हैं और अकाने एक्वा की वर्क गर्लफ्रेंड बन जाती है। इसका मतलब वो लोग जो केवल दुनिया के सामने रिलेशनशिप में होने का नाटक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आरिमा भी एक्वा को पसंद करती है। फिर सीन रूबी पर शिफ्ट होता है, जहां रूबी आई से प्रॉमिस करती है कि आप जिस स्टेडियम में परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं आपके लिए एक दिन वहां ज़रूर परफॉर्म करूंगी। आगे हमें फिर से टोक्यो ब्लेड नाटक पर शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है। इस नाटक में हमें जापान के पावरफुल लोगों के बीच की पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाती है। इसमें सुरुगी यानी कि आरिमा शिंजुकी क्लस्टर का पार्ट होती है, और इस क्लस्टर का पार्ट नाटक का हीरो ब्लेड भी होता है, जबकि टोकी यानी कि एक्वा और प्रिंसेस साया यानी कि अकाने दोनों शिबुया क्लस्टर का हिस्सा होते हैं, जो हीरो के अपोजिट रोल प्ले करने वाले हैं। ये पूरा नाटक शिबुया के कॉन्फ्लिक्ट पर होता है, जहाँ पर शिबुया और शिंजुकी दोनों आपस में लड़ेंगे। एक्वा स्क्रिप्ट को देखकर सोच रहा होता है कि मेरे अरिमा के साथ सीन्स बहुत ही कम है। ये देखकर अकाने एक्वा से पूछती है, क्या तुम इस बात से दुखी हो? मैंने देखा था कि तुम और अरिमा एक दूसरे को पहले से जानते हो। इस पर एक्वा कहता है, नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अरिमा एक्टिंग में बहुत अच्छी है। उसके सामने मैं तो बहुत फीका दिखूंगा। अकाने एक्वा से और एक्टिंग के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर एक्वा कहता है कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्वा के लिए एक्टिंग करने का केवल एक ही मकसद है कि वो आई के कातिल यानी उसके पिता को ढूंढ सके। एक्वा को एक प्रोड्यूसर कावारागी ने बताया था कि आई लाला लाई थिएटर्स में किसी से प्यार करती थी। उसके पता लगाने के लिए एक्वा लाला लाई कंपनी के मैनेजर तोशिरो किंडाइची, जो कि टोक्यो ब्लेड के डायरेक्टर होता है, उससे मिलना चाहता था। इसी वजह से एक्वा यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में सभी लोग अपने अपने रोल की रिहर्सल कर रहे होते हैं, पर अभी तक हमें ये नहीं बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर ब्लेड का रोल कौन प्ले करने वाला है। प्रोड्यूसर सुमियाकी और डायरेक्टर किंडाइची
आपस में एक्टर्स को लेकर बात कर रहे होते हैं कि इस बार हमें बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स मिले हैं। ऊपर से आरिमा जो कि चाइल्ड जीनियस थी और अकाने जो करंट जीनियस है। जब ये दोनों एक साथ एक्टिंग करेंगे तो ये देखने वाली बात होगी। आरिमा अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर लालालाई थिएटर का लीड एक्टर आ जाता है। उसका नाम टाइकी हिमेकावा होता है। हिमेकावा ही मेन कैरेक्टर है जो ब्लेड का रोल प्ले करेगा। हिमेकावा की एक्टिंग देखकर थोड़ी देर के लिए आरिमा चौंक जाती है। इसके बाद आरिमा खुद को संभालती है और हिमेकावा की एक्टिंग से मोटिवेट होकर आरिमा भी अपना बेस्ट देना शुरू कर देती है। दोनों लोगों की एक्टिंग देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आरिमा की एक्टिंग देखकर अकाने सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरिमा कुछ ऐसा भी कर सकती है। मैंने कभी आरिमा को अपनी एक्टिंग स्किल शो करते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं लगा था कि वो सभी को अपनी एक्टिंग से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। आरिमा की एक्टिंग देखकर किनडाइची कहता है कि आजकल लालालाई के एक्टर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्हें थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। इसी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरे एक्टर्स को हायर किया है, जिससे लालालाई के एक्टर्स उन्हें देखकर मोटिवेट हो जाएं। आज रिहर्सल का तीसरा दिन होता है। हमें बताया जाता है कि इस नाटक की रिहर्सल में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। इतने ज़्यादा समय तक सभी लीड एक्टर्स के लिए एक समय पर रिहर्सल के टाइम निकालना मुश्किल होता है। इसी वजह से रिहर्सल के लिए उनकी जगह सब्स्टिट्यूट को हायर किया जाता है। पर जो लोग एक्टिंग के लिए पैशनेट होते हैं वो एक्टिंग के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। रिहर्सल पर धीरे धीरे ग्रुप बनने लगते हैं। आरिमा बाकी दूसरों से थोड़ा अलग अलग रहते हैं। दूसरे ग्रुप में लालालाई के एक्टर्स और उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं, जबकि एक्वा अकेले ही बैठकर अपने ख्यालों में खोया होता है। एक्वा को अकेला देखकर अकाने उससे बात करने के लिए चली जाती है और अकाने देखती है कि एक्वा आरिमा को देख रहा है। अकाने के पूछने पर एक्वा कहता है कि पहले आरिमा किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसने कई सारे रोल को गंवा दिया था। अब उसने लोगों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करना सीख लिया है। वो उनकी एक्टिंग स्किल्स भी मैच करने की कोशिश करती है। अगर कोई साधारण एक्टिंग करता है तो आरिमा भी सेम करती है, पर हिमेकावा के एक्टिंग ने आरिमा को भी अपना बेस्ट देने के लिए फोर्स किया है। इसके बाद एक्वा अकाने से कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम आरिमा से हार जाओगी। अकाने और आरिमा दोनों बचपन के राइवल होते हैं। ऊपर से दोनों लोग एक्वा को पसंद करते हैं। एक्वा के मुंह से आरिमा की तारीफ सुनने के बाद अकाने गुस्सा हो जाती है। अकाने एक्वा से कहती है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, कहीं तुम ना हार जाओ। इस पर एक्वा कहता है मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे पता है जो टैलेंटेड है मैं उनसे नहीं जीत पाऊंगा। अगले सीन में अकाने अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर डायरेक्टर को अकाने की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती है। असल में अकाने का जो कैरेक्टर होता है वो प्रिंसेस साया का होता है, जो टोकी की फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऊपर से ओरिजिनल स्टोरी में प्रिंसेस साया के इतने ज़्यादा सीन भी नहीं होते हैं। इसी वजह से अकाने प्रिंसेस साया के कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पा रही होती है और उसे खुद से बनाने की कोशिश भी करती है। प्रिंसेस साया ओरिजिनल स्टोरी में बहुत ही दयालु और लड़ाई से दूर रहती है, पर नाटक की स्टोरी में प्रिंसेस साया लड़ाई को और ज़्यादा भड़का रही होती है। इस वजह से अकाने ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही होती है। आज रिहर्सल का 5वां दिन होता है। आज सेट पर नाटक का राइटर सुमियाकी
आया हुआ होता है। अकाने उससे प्रिंसेस साया के रोल के बारे में बात करना चाहती है, पर वो डर रही होती है। इसी वजह से एक्वा खुद जाकर सुमियाकी से कहता है कि अकाने आपसे नाटक को लेकर कुछ बात करना चाहती है। अकाने अभी भी थोड़ा डरते हुए सुमियाकी से प्रिंसेस साया के बारे में बात करती है, जिस पर सुमियाकी अकाने को समझाता है कि हमें मांगा को एक छोटे से नाटक में दिखाना है। इसके लिए हमें स्टोरी में कुछ चेंजेस करने होंगे। एक छोटे से नाटक में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें स्टोरी को इतना सिंपल रखना है जिससे लोगों को वो समझ आ सके। आगे सुमियाकी अकाने से कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं स्टोरी में थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। इस पर डायरेक्टर किंडाइची मना करते हुए कहते हैं, अगर हमने नाटक को ज़्यादा खींचा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। ऊपर से स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे स्टोरी ठीक लग रही है। डायरेक्टर अकाने से कहता है कि तुम कैरेक्टर्स पर इतना ज़्यादा जोर देने की वजह केवल नाटक में फिट होने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे स्टोरी लोगों तक पहुंच सके। अकाने इस बारे में सोच रही होती है। तभी वहां टोक्यो ब्लेड मांगा की राइटर आ जाती है। इसका नाम अबिको होता है। अबिको एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है जो अपनी असिस्टेंट कीची सूजी के पीछे छुपती रहती है। कीची सूजी अरिमा और एक्वा को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि दोनों ने उसके नाटक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आयु भी उस नाटक में था, पर उसकी एक्टिंग कुछ खास नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इस वजह से कीची सूजी उसे देखकर बहुत ही खुश नहीं होती है। थोड़ी देर तक सभी एक्टर्स की एक्टिंग देखकर अबिको इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वह टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट चेंज करने के बारे में कहती है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। मैं आपको वहीं मिलूँगा।